बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि बड़े शार्ट नोटिस पे आप सब दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और आज का मौजू मेरा इंतहाई इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त एग्रीकल्चर में इंपोर्ट कंट्री बन गया है कि हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें गंदम है, उसमें दालें हैं, उसमें कपास है, उसमें एडिबल ऑयल है। गर्ज़े के हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम खुद इस वक्त सेल्फ सफिशेंट नहीं है एग्रीकल्चर में। तो इसलिए हमने इसको बेहतर कैसे करना है। आज दुख की बात यह है, जिसलिए मैं बार बार हर जगह पे जा रहा हूँ। मैंने कराची भी किया, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सुबह में जा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि आज हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आटा लेने की लाइनों में लगी हुई हैं और वहाँ पे अमवात हो रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर यह भी रिपोर्ट आई है कि कादरपुर रामा में एक जगह और पे के बच्चे भी जन्म दे रही है, यानी कि खातून इस हालत में भी वो आटे के लिए आ रही है क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी जितनी अवाम में इस वक्त भूख प्यास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 10 बच्चों में से हमारे 8 बच्चे कमज़ोर हैं क्योंकि उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसको सही खुराक नहीं मिल रही। तो हम उनको ये खुराक कैसे दे सकते हैं, कैसे मुमकिन है हमारे लिए। पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हमारे पास मैदानी इलाका है, दरिया है, हमारे पास समंदर है, पहाड़ है, चुलिस्तान है, रेगिस्तान है, थर है, गर्ज़े के हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन सोच नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। हमने इस पर रिसर्च नहीं की, R&D नहीं की। नए रकबे जो हमारे पास इस वक्त कोई 18-19 बिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा है, हमने उसको आबाद नहीं किया। तो हम अब जब तक हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज जो लाइनें लगी हुई हैं, अगर वो 4-4, 3-3 किलोमीटर की लाइन है, एक जगह पे अगर 5-5, 10,000, 15,000 ख़वातीन इकट्ठी हो रही हैं, क्या हमारा बाकी काम यही रह गया। पाकिस्तान क्या इसीलिए बना था? क्या पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का होना था? अल्लाह ताला ने तो हमें पंजाब इतना बड़ा दिया है कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते 17 अजला वाले? क्या वजह है? क्यों हमने रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्यों हमने ज़राअत को पीछे धकेला? क्यों हम अब आज इस वक्त हमारे लिए फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है? क्यों हमारे गरीब आजकल मारे फिर रहे हैं गंदम लेने के लिए, दालें लेने के लिए, आटा लेने के लिए? क्योंकि हमने ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी। हमने इस वक्त अगर थोड़ी कोशिश की, काविश की, तो हमें इस वक्त 10 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, सिर्फ 10 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए गंदम का सीड उगाने के लिए, ताकि काश्तकारों को सर्टिफाइड सीड मिले। हमें 1.5 से 2 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए कपास का सीड उगाने के लिए, ताकि लोगों को बेसिक और सर्टिफाइड सीड मिले काश्तकारों को। क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च नहीं है, यानी हम सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारी पैदावार कम है। और उसमें जब तक अच्छे लोग, एक मुनज़्ज़म इदारे ना आए, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं वह अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता, कि जब एक मोहतरम हमारे बाइज़्ज़त एक एडवोकेट साहब ने अब रिट दायर की है कि जो एक JV साइन हुआ है आर्मी और पंजाब हुकूमत के दरमियान 45,000 एकड़ का, वो पढ़े बगैर रिट की गई है। उसमें देखना ये चाहिए कि उसमें है क्या। वो ज़मीन आर्मी नहीं ले रही, वो ज़मीन सिर्फ और सिर्फ ली जा रही है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, प्लस उसका 40% इनकम पंजाब हुकूमत को जाना है। हुकूमत भी पंजाब ज़मीन भी पंजाब हुकूमत के नाम पे रहेगी। 40% उसका रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा वो पंजाब हुकूमत को जाएगा। 40% उसकी डेवलपमेंट पे खर्च होगा, 20% रिसर्च पे खर्च होगा। यानी अगर हमने तरक्की करनी है, अगर 75 साल से वो ज़मीन खाली पड़ी है, 75 साल से 18 मिलियन एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, तो 75 साल से उसकी अगर इनकम ज़ीरो है, अगर उसको बेहतर करने के लिए, उसको आगे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को कवर करने के लिए अगर उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो मैं मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मेहरबानी करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इस वक्त रिस्क पे है। देखें ना, वो कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। इस वक्त अगर हमारी माएँ बहनें आज आटा लेने के लिए फिर रही हैं, हमारे पास अगले साल की गंदम पूरी नहीं है, बारिशों से हमारी गंदम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यालाबारी से, बारिशों से भी बहुत नुकसान हुआ है। आज 2 ही लाइनें लगी हुई हैं, हमारी ख़वातीन या मर्द आटा लेने की, और काश्तकार वो यूरिया लेने की लाइनों में लगे हुए हैं। मैं हुकूमत से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूरिया के मामला सही करें।
उसका रेट फिर तकरीबन कोई 500 से 600 रुपये पर फी बैग रेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसका गैस का रेट बढ़ा दिया गया है। देखिए ना, हमें अब चाहिए कि कम से कम 15-20 साल पॉलिसी बनाई जाए एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर ये नहीं बनाई जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये अथोपिया बनेगा। फिर हम क्या करेंगे? हमने ना रिसर्च पे खर्च किया है, ना हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म है, ना जहाँ पे पाकिस्तान में ज़राअत को मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार बनाया गया है। हम करने क्या जा रहे हैं इस वक्त? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या ये मुल्क इसीलिए बना था कि आज लोगों को मुफ्त और बवक्त ना इंसाफ मिलता है, ना उनको आटा मिलता है? आटा लेने के लिए जिस मुल्क में जान देनी पड़े, आटा लेने के लिए जिसमें हमारी माएँ बहनें बेटियां अगर लाइनों में लग के खड़ी रहे, तो फिर क्या होगा? क्या अमन अमान रहेगा? मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उस हुकूमत के अवलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क में मईशत को बेहतर करे और अमन अमान को बेहतर करे। पाकिस्तान की मईशत का दौर मदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो ख़ुद ब खुद अमन अमान बेहतर होगा। आज अमन अमान का मसला है। क्या चाइना से हम ज़्यादा तरक्की कर गए हैं? कि अगर चाइना में पाक आर्मी, किसान और जवान मिल के काम कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? हमें इस वक्त एक मुनज़्ज़म इदारे की ज़रूरत है। इसमें अगर ये मुनज़्ज़म इदारा एग्रीकल्चर में ज़मीनें आबाद करके हम काश्तकारों में तकसीम नहीं करेगा, काश्तकार के पास तो अब रह गया 2 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़, कनाल, 2 कनाल ज़मीन मोस्टली काश्तकारों के पास। तो जो खाली ज़मीनें हैं, मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ तमाम इदारों से, हुक्मरानों से, जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहबान से, कि खुदा के लिए वो ज़मीनें आबाद करवाएँ। ज़मीनें आबाद करवा के थ्रू आर्मी, क्योंकि हमारे पास मुनज़्ज़म इदारा वही है और कोई इतना ताकतवर इदारा, इतना मुनज़्ज़म इदारा नहीं है जिसके पास इतने सोर्सेज हों। हाँ, मैं ये भी कहूँगा जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनियाँ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको भी इन्वॉल्व करें, वो भी आएँ यहाँ पे, इन रकबों को आबाद करें। उसके अगर ये रकबे आबाद ना किए गए, दूसरा जितनी हमने कॉलोनीज़ बना दी हैं इस वक्त, आप पूरे पाकिस्तान को देख लें, हमने तो कॉलोनियों से भर दिया ज़रई रकबा। क्या दुनिया में ऐसा है कि ज़रई रकबे पे आप कॉलोनी बना दें? दुनिया ऊपर की तरफ जा रही है, हम ऐसे फैल रहे हैं इस वक्त। एक तो कॉलोनी तमाम बनाने में पूरे पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाबंदी ना लगाई गई, हमने तो अपने ज़िंदगी का सफ़र गुजार लिया है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल एवरेज लाइफ हम गुजार के बैठे हैं, बाकी हमारे लिए बोनस है। हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कब्रों पे आके वो नहीं रोएंगे, नहीं कहेंगे कि हमारे लिए क्या करके गए हैं आप लोग? वो भी तो DH और बैरिया खत्म हो रहा है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ जी, उसमें मैं कोई तमीज़ नहीं कर रहा कि ये DHA बने, कोई बैरिया बने, कोई रॉयल एचेंट बने, एनिमल कोई भी बनाए इस वक्त, कोई भी, मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, कोई भी बनाए। अब यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। ये मैसेज किसी एक के लिए नहीं है, ये काश्तकारों की तरफ से एज ए पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये मैसेज सबके लिए है। देखें ना, आज वक्त है हमें सोचने का। अगर आज हम नहीं सोचेंगे, क्या अपनी औलादों को हमने भूखा मारना है? आज अपनी सेहत की आप हालत देख लें। हम कहलवाने के एक ज़रई मुल्क है, आपको 1 लीटर खालिस दूध मिलता है यहाँ पाकिस्तान में, शहरों में? कहलवाने के हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। क्या आपको पाक और साफ सब्ज़ी खाने के लिए मिलती है? मैं आज कहता हूँ, अगर लोगों को आप पाक और साफ सब्ज़ी दे दें, खालिस दूध दे दें, आपके आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, एक ड्राइवो चलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक ड्राइवो चली, सारी बसें ठीक हो गई हैं, सब ऑन टाइम है, सब ने अपना तरीक़ेकार बदल लिया। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में अब जदीद एग्रीकल्चर चाहिए, पाकिस्तान में जदीद रिसर्च चाहिए, मार्केटिंग मैकेनिज़्म चाहिए, फ्यूचर मार्केटिंग चाहिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि इस वक्त जैसे दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज़ काश्त करूँगा, मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में तो उसी दिन काश्तकार को नहीं पता होता। पाकिस्तान में तो काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। पाकिस्तान में काश्तकार की क्या ज़िंदगी है? कभी मीडिया ने मुझे आज तक कोई एक क्लिप दिखा दे कि किसी हमारे एंकर साहब ने बैठ के कहा हो कि काश्तकार जब रिटायर होता है, जब वो बूढ़ा होता है, उसके लिए क्या बरात है, उसके बच्चों के लिए क्या बरात है? कहीं है कि उसके बच्चों का एडमिशन हो के वो किसान का बेटा है, कहीं उसको मुलाजमत मिले वो किसान का बेटा है, कहीं उसको घर बना के दिया वो किसान का बेटा है, कोई कॉलोनी बनी हो कोई किसान कॉलोनी है, बाकी सब के लिए होगा। किसान अगर बीमार हो जाए, क्या उसको कोई मराहत कहीं मिलती हो?
देखे ना, काश्तकार को, किसान को पाकिस्तान में इंसान और पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया गया। हालांकि ये किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुंचाता है। ये किसान तो मुहिब वतन है, क्योंकि अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी तालीम इधर, जायदाद इधर, औलाद इधर, ईमान तक इधर है उसका। इसलिए वो हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं। आप यकीन कर लें कि हमारा कारोबार कोई इतना मुनाफा बख्श हमारा कारोबार नहीं है। हम ज़्यादातर सालों में नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम थोड़ी खा के अपना पेट भर लेते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जिनका पेट भर तो नहीं सकता, फट सकता है, भर नहीं सकता। काश्तकार हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और हम आज अपने मुल्क के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे रकबे आबाद हो जाए, हमारा मुल्क शादाब हो जाए। क्या पाकिस्तान और इम्पोर्ट कंट्री हो ज़राअत में? आपकी टोटल जो एक्सपोर्ट है इस वक्त, टोटली एक्सपोर्ट, वो $31.5 बिलियन है। उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा $24 बिलियन है। बाकी आपके पास है क्या ज़राअत के अलावा? आपके पास सिर्फ ज़राअत ही ज़राअत है, ज़राअत है। अगर अब ज़राअत पे तवज्जो ना दी, ज़राअत के लिए कुछ ना किया, तो मैं अगले साल बड़े भयानक देख रहा हूँ। इस दफ़ा हमारी गंदम का नुकसान हुआ है, हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौसमी तब्दीली पे हमें काम करना चाहिए इस वक्त। आज क्या इस मौसम में जालाबारी है, इस मौसम में बारिशें, ये गरीब कहाँ से कहाँ? डॉलर तो है नहीं कि आप बाहर से अब इम्पोर्ट करें। मैं वाज़े बता रहा हूँ कि अगले सालों में गंदम इम्पोर्ट करना बहुत महाल हो जाएगा। मुख्तलिफ चीज़ों हमें जो रिपोर्ट मिलती है, जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, एलसीज नहीं खुल रही, क्या करेंगे हम? इसलिए मैं मीडिया से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आए मिल के हाथ मिलाएं और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए काम करें। पाकिस्तानी काश्तकार को इस यूरिया के लाइनों से निकालें ताकि वो जाके अपना काम करें। पाकिस्तानी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी इस पर बात कोई नहीं करता। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, को 700-750 रुपये में, हमें 3,3200 में मिल रही है। इंडियन काश्तकार को डेली, इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे बिजली मुफ्त है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। वहाँ डीजल सब्सिडाइज, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज, वहाँ पे फास्फोरस जो DAP वगैरह खाते, जो फास्फोरस खाते जितने भी हैं वो सब्सिडाइज हैं। हमारी DAP का रेट वो 11-12 हज़ार रुपये है। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 3,500 की मिलती है। बाकी हुकूमत सब्सिडी देती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है। मैं वाज़े कह रहा हूँ, अब बॉर्डर सिक्योरिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी हो गई है। अब अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो सब कुछ होगा। अगर आपके घरों में खाने के लिए होगा तो सब कुछ होगा। अगर घरों में खाने के लिए नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मसाइल ही मसाइल हो गए। आज वक्त है, मैं तमाम हुक्मरानों से, मैं आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप चाइना का मॉडल अपनाएं। जिस तरह आपने बलूचिस्तान में ज़मीनें आबाद कर काश्तकारों में तकसीम की हैं, इस तरह बाकी बलूचिस्तान सारा खाली पड़ा है, सारा बलूचिस्तान खाली पड़ा है। और कुदरत ने हमें बलूचिस्तान की ज़मीन कैसी दी है जी? दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां पे आप हर चीज़ ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां के उगाए हुए सीड क्वालिटी वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, वो बलूचिस्तान है। आज वहां पे कच्ची कैनाल इस वक्त बंद पड़ी है, सिवाय पाक फौज के उसे कोई नहीं जाके चलाएगा। ये भी मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन काश्तकारों के लिए, खुदा के लिए, उससे तकरीबन मुल्हिका 1-2 लाख एकड़ ज़मीन है जो आबाद ज़मीन है, वरना वो ऐसी बंजर पड़ी रहेगी। क्योंकि आज एमरजेंसी की कैफियत है। पाकिस्तान में जब भी एमरजेंसी होती है तो हम पाक फौज को दावत देते हैं। अगर सैलाब आ जाए तब भी, टिड्डी दल आ जाए तब भी, ज़लज़ला आए तब भी। जब सैलाब में हमारी माएँ बहनें सब तकलीफ में होते हैं तो उनको जाके वो इमदाद पहुँचाते हैं। ज़लज़ले में वो आके काम। आज ज़रूरी एमरजेंसी है, ये उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैलाब से एक थोड़े इलाके में नुकसान होता है, ज़लज़ले से खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खास, थोड़े इलाके में फूड सिक्योरिटी से पूरे मुल्क का अमन अमान तबाह हो जाएगा। अगर हमने आज इस पे काम न किया तो यकीन कर ले कि आने वाली नस्लें भी हमें बद्दुआएं देंगी। ये वक्त है कि हम सोचें, बैठ के बात करें कि एग्रीकल्चर को हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं। पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में ज़राअत पे कोई काम नहीं हुआ। आप सब मुल्तान के रहने वाले हैं, जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 10 माह से हमारे साइंसदानों को वहाँ तनख्वाहें नहीं मिली।
क्या कोई और इदारा है, कोई मिनिस्टर है जिसको तनख्वाह ना मिली हो? प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह ना मिली हो? आर्मी चीफ को तनख्वाह ना मिली हो? चीफ जस्टिस को तनख्वाह ना मिली हो? मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस इस पे सो मोटो ले कि हमने रिसर्च को क्यों जानबूझ के पीछे छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें इंटरनेशनल कोई साजिश भी जरूर है। मेरे ख्याल में जरूर कोई ना कोई साजिश है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, लैलपुर यूनिवर्सिटी। जब इंडिया में लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो मॉडल लिया गया लैलपुर यूनिवर्सिटी को, जहाँ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है। हमने उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली, अपने बच्चों को बाबू बनाना शुरू कर दिया। 60 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना, उसकी रिकमेंडेशन थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खान तक कोई शुगर मिल ना लगे। ये कॉटन एरिया है, सारी शुगर मिलें वहीं पे लग गई। हम क्या करने जा रहे हैं अपने मुल्क के साथ? हम क्या करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ? आज हम उनके पास खाने का कोई नहीं है। हमारे देहातों में जो किसान रहते हैं, ना उनके घर के हालात अच्छे, ना उनके खेत के हालात अच्छे, ना उनके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे, ना उनके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे। वो बेचारा क्या करे? फिर भी आपके लिए काम करता है, फिर भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, फिर भी आज वो अपने मुल्क के लिए, अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए आज आपके पास हाजिर है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हम किसान, क्योंकि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, उसका दिया हुआ रिज़्क अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना, हम अपना काम करते रहेंगे, दिलजोई से करते रहेंगे। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क इसी महीने में रमज़ान शरीफ में बना था। मैं इसी रमज़ान का वास्ता देता हूँ हुक्मरानों को कि खुदा के लिए ज़राअत के बारे में सोचो, अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचो, अपनी ज़ाती जंगें छोड़ो, आएँ इस भूख अफलास के साथ मिल के जंग करें। हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम सब से मिलने जाएंगे, हम सब पार्टियों से जाके बात करेंगे, एक एक के पास जाएंगे, जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने एजेंडे में ज़राअत को शामिल करो, फूड सिक्योरिटी को शामिल करो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है। मैंने पहले भी कहा, जिधे घर दाने होते कमले भी सियाने। अगर आपके पास गंदम नहीं होगी, कुछ खाने के लिए नहीं होगा, सही सब्ज़ी आपको नहीं मिलेगी, सही दूध आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइफ स्टॉक पे कोई काम नहीं हुआ। आज हमारे फिशरीज़ के दोस्त जो फ़िश पैदा करते हैं, मैं यकीन कर लो उनकी परेशानी, उनके जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके तकलीफ नहीं भी बता सकता कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उनकी मछली का रेट नहीं बढ़ा। हुकूमत ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। आपको एक अच्छा मीट, अच्छा खाने को मिलता है, अब वो बंद हो रहे हैं। तकरीबन इस साल 30% बंद हो गए इस दफ़ा। ये मछली अगले दफ़ा कम होगी। तो इस ये काम है हुकूमत के सोचते थे। वहाँ भी रिसर्च नहीं है। रिसर्च इसलिए नहीं है, अब ये देखें कि हमारे फार्मर की, फिश फार्मर की जो पैदावार है वो है 30 से 35 मन पर एकड़। दुनिया 200-250 मन तक चली गई है, हम वही खड़े हैं क्योंकि रिसर्च नहीं है। हमारे दूध की पैदावार 5 लीटर 6 लीटर है गाय की, दुनिया 70, 80, 90 लीटर 100 लीटर तक चली गई है, क्योंकि रिसर्च नहीं है। हमने इस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमारी पार्लियामेंट में दिफा किसका होता है? एक खड़ा होता है इमरान खान का दिफा करता है, एक नवाज शरीफ का करता है, एक जरदारी का, एक बिलावल का। पाकिस्तान का दिफा करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के वारिस हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हम पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी के दिफा के लिए निकले हैं। हमारे बस में और तो कुछ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने पूरी हर जगह पे आवाज़ पहुंचाएंगे, आपके दोस्तों के थ्रू आवाज़ पहुंचाएंगे। और मैं आखिर में हाथ जोड़ के सबको कहता हूं कि खुदा के लिए ऐसा मौका दोबारा ना हो कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियां यहाँ पे लाइनों में लगी हों और वहाँ पे शहादत भी नोश कर रही हों और वहाँ पे बच्चे पैदा कर रही हों लाइनों में ला के। इससे बड़ी हमारे लिए बदनामी पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। यकीन कर लें, क्या हो सकता है किसी बड़े की माँ बहन वहाँ के खड़ी हो, किसी अमीर की माँ बहन उस लाइन में पुलिस वाले हाँक रहे हो उसको डंडे उठा के कि लाइन सीधी करो? ऐसा मुमकिन है? हालांकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है, हकूक़ सब के बराबर है। लेकिन माज़रत के साथ कहूँगा, यहाँ गरीब को कहीं भी मुफ्त और बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। आज हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि खुदा के लिए ऐसे मौके पैदा ना करो कि वो बेचारी अगले साल फिर मरने के लिए वहाँ पे आ जाए। अभी से सोचना होगा। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, जिस तरह हमारा ये रोई है, चुलिस्तान है, ये सारा जो एरिया है, चाइना के पास सेम यही इलाका है।
चाइना ने बड़ी ही छोटी सी एक मशीन तैयार की है जी, बहुत महंगी भी नहीं है, पाकिस्तानी, वो 20-25 लाख की होगी, जिसमें वो चलती है, कोई हल नहीं चलाते, वो कोई हल नहीं चलाते, वो मशीन चलती है और नीचे प्लास्टिक बिछाती है, ड्रिप बिछाती है, सीड लगाती है और ड्रिप के ज़रिए उसको पानी देते हैं। और दुनिया की वो बेस्ट कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने पैदा करनी शुरू की है वहाँ पे, दुनिया की बेस्ट। देखिए जी, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम एक मुनज़्ज़म इदारे को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आके करें। और अगली बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ कि उस इदारे का इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म का कोई 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही उनके नाम कोई ज़मीन ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह आप उनकी गारंटी दे रहे हैं या जी नहीं, जो मैंने जेवी देखा ना, जो रिटर्न साइन हुआ है, नहीं, अगर आप जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं वो शामिल हो जाए और कंपटीशन में ली जाए, हाँ ना, हमारी आर्मी भी कारोबार करती है, बहुत सारे कारोबार है उसके, अगर इसमें भी शामिल हो जाए देखिए वो लास्ट नहीं, एक मिनट, मैं आपको सर मेरी यार सुने, हाँ आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। जब तक इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को आप शामिल नहीं करेंगे कामयाबी नहीं होगी जी। उन सबको शामिल होना चाहिए, नहीं वो शामिल कर रहे हैं सबको, फॉरेन कंट्रीज जहाँ करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, इसमें चाइना को भी लाना चाहिए, मैं आपको अर्ज करूँ, जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज को भी आना चाहिए। इसमें जो हमारे यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री है, जो भी उसमें शामिल होना चाहे उसमें आके शामिल हो। जब तक वो लोग शामिल नहीं होंगे, हम जदीद काश्तकारी, आम फार्मर वो जदीद काश्तकारी नहीं कर सकता। जब वो आएंगे, वो शामिल होंगे, वो मशीनरी लाएंगे, वो सारी मशीनरी आम छोटे फार्मर तक भी वो किराए पे पहुंच सकेगी। देखिए जी, जब तक आप जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है जी, जॉइंट वेंचर का मतलब यही है कि सब मिलके करें। जब तक आप नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपकी ऑन एवरेज गंदम की पैदावार जहां की है 30 मन, हमारी दुनिया 100 मन तक चली गई है। हमारी कपास की पैदावार 10-12 मन है, दुनिया 60-70 मन ले रही है। वजह वहाँ पे जदीद रिसर्च लाई गई, जदीद मशीनरी लाई गई। हमारे पास तो ट्रैक्टर भी 50 साल पुराना है जी। हमारे काश्तकार में हिम्मत नहीं है, मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मेरा काश्तकारी सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मेरा शौक भी है। मैं बड़ा जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन काश्तकारी इलाज के पे करता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है मैं वो मशीनरी खरीद कर सकूँ। हमें ऐसी कंपनी आनी चाहिए पाकिस्तान में जो आके रेंट पे भी काम करें। पाकिस्तान में, दुनिया में ऐसे ही है, स्प्रे करवाना है, हल चलवाना है, रूटावेट करवाना है, तो वो कंपनीज आती है। हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर ना लेके आए, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे एग्रीकल्चर में, हमारा गुजारा नहीं उस वक्त तक। खोखर साहब, हमारे यहाँ देही इलाकों में भी बेशतर लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो ज़मीन की आबादकारी की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसे बेरोजगार नौजवानों का भी हिस्सा है, आप समझते हैं कि उनका होना चाहिए ताकि देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें रकबा इतना ज़्यादा है कि 90% ये लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जब तक मैं आपको सारी कंपनी मिल जाए ना, सारी कंपनियाँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगले 10 साल में ये 10% रकबा आबाद नहीं कर सकते। हमारे पास कुदरत ने हमें बेतहाशा खजाने दिए हैं, और उसमें हमारी पहली रिक्वेस्ट ही यही है कि अगर पढ़ लें कि ये रकबे आबाद करके छोटे काश्तकारों में तकसीम किए जाएं। आज जिस काश्तकार के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ है, तो उसका गुजारा नहीं है उनमें तक, ताकि वो काश्त करे और काश्त करके इस मुल्क को फूड में वो सेल्फ सफिशिएंट करे। खालिद साहब ये फरमाते हैं, आपने कहा कि चोलिस्तान की जमीन आबाद की जाए, या तो ज़राई जमीन को बर्बाद करके यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, तो कैसे होगा? चोलिस्तान की बात जी आपने नहीं। और दूसरी बात, आपने काश्तकार की बात की, काश्तकार के पास तो इतनी महंगा है कि इनपुट ज्यादा, आउटपुट है नहीं। काश्तकार क्या काश्त करेगा? आप तो खुद उनकी वकालत करते हैं, आप तो उनके लीडर हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। पहली बात आपने की है जो कॉलोनीज बनी है, मैंने आते ही जहाँ से स्टार्ट लिया जी, नहीं मैंने आते जहाँ से स्टार्ट लिया, वो जहाँ से लिया कि आज के बाद जहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं बननी चाहिए, कोई भी इदारा आगे कोई कॉलोनी ना बनाए। देखो ना, वो हमसे पहले जो बन गया, मैं उसमें मैं क्या कर, जो बन गई सो बन गई है। अब कोई कॉलोनी, उस पर कानून साजी होनी चाहिए कि कोई कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। ये किसी हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं रहा जी, ये किसी हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं रहा। असल में मसला ये है कि जिस इदारे को आप दावत दे रहे हैं कि वो आए और आबाद करे, कोई शक नहीं है वो आबाद कर सकता है, लेकिन इस हवाले से खासकर ज़राअत के हवाले से उसका वाजिब दावा है। उसने ज़राई ज़मीनों पे कॉलोनियाँ बनाई हैं, और सिर्फ एक जगह नहीं बनाई। जो लोगों के ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं आर्मी की ज़मीन लेने से, वो तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि माजी जो उनका है। देखिए आपने बड़ी खूबसूरत, देखिए मैं आपको उसमें जो उन्होंने जेवी साइन किया जी पंजाब हुकूमत के साथ 45,000 एकड़ का जो जेवी साइन हुआ है,
उसके मुताबिक ये है कि वो ज़मीन पंजाब हुकूमत के पास रहेगी, उसका जो प्रॉफिट है वो पंजाब हुकूमत को जाएगा, वो कोई ज़मीन उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। हाँ, अगर जब कोई ऐसी ज़मीन आएगी जो आर्मी के नाम ट्रांसफ़र, हम आप सब खड़े होंगे सामने। उस मुआहदे को पब्लिक किया जाए। पब्लिक हो गया नहीं हुआ ना, कहाँ अखबारात में छपाएं, जी। हाँ टीवी पर नहीं, मैं आपको अभी ऑर्डर, आप किसानों के जो है वो लीडर हैं, तो अभी जो फौज को वो जमीनें देने के हवाले से आप इतने मुतहरिक हैं, लेकिन माजी में देखा गया उकाड़ा में फौज ने किसानों को मारा, उस वक्त आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो आप किस तरह के लीडर हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँगी सर, मेरी यार सुनो, मेरी यार सुनो। देखें जी, उसमें आप ये देखें कि वो ज़मीन किसके नाम है। देखें जी, मैं ऐसी जंग में खड़ा हो सकता हूँ, ज़मीन आपके नाम हो और वो कब्ज़ा को कर रहा हो, आपसे कब्ज़ा ले रहा हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। नहीं, मैं अर्ज़ करूँ कि हमने उनका मेरी यार सुना, हमने उनका साथ भी दिया था, उनकी मीटिंग्स भी करवाई थी, चीफ मिनिस्टर से भी करवाई थी, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हमने उनका साथ भी दिया था। लेकिन अगली बात जो है कि हमने देखनी ये होती है कि ऑनरशिप किसकी है। सर इससे बेहतर है प्राइवेट लोगों को दिया जाए जहां हम पूछताछ भी कर सकें। इनसे पूछताछ नहीं हो सकती। अभी आपने बात की कि किसानों के बच्चों के लिए कुछ नहीं है, आप लीडर ही बात नहीं करते। एक जब फौजी रिटायर होता है उसका उससे ताल्लुक ही नहीं होता, उसको मुरब्बा दे देते हैं, वही किसान के बच्चे को आप मुरब्बा क्यों नहीं देते? जब मैं तो वो केस पहले लड़ चुका हूँ जी, यहाँ पे यहीं बैठ के आपके सामने, मैं एक जगह पे नहीं, खालिद साहब आप तहरीक चलाते हैं, जी? इस तरह ये तहरीक चलाई, किसानों के बच्चों की तहरीक चलाई। मैं एक मिनट किसानों के लिए देखो, मैं आपको पिछले 10 साल से हम किसानों के लिए तहरीक चला रहे हैं। और मैं अगली बात ये करूँ, ये हम कोई पाक आर्मी के लिए नहीं चला रहे जी, मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ जी। 10 साल से आप रहनुमा है ना। डीएचए कब बना है मुल्तान का? जी, डीएचए मुल्तान कब बना है? अच्छा, अब एक मिनट सर, एक मिनट, अच्छा मैंने किया नहीं क्या मैंने अभी भी किसानों के लिए मुश्किलात है, जिनके रकबे अंदर पड़े हुए उनको आबादकारी नहीं करने दी जा रही, रकबे मेरी यार सुने, हमने उनके लिए पूरी आवाज़ उठाई, हमने उसके लिए मीटिंग की। और अगली बात यह है कि हमने उसमें आर्मी चीफ से भी मीटिंग की थी। तो उसके क्या नतीजा निकला? नहीं, नतीजा देखो ना, मैं बहुत ज्यादा देर हो गई ना, जब ये अपनी जमीनें दे रहे थे तब आपने क्यों देने दी? आप इकट्ठे हो जाते, ना देने नहीं क्यों, एक मिनट, एक ज़मीन बेच रहा है, एक ले रहा है, उस पर कानून देखो, कानून साजी करनी पार्लियामेंट ने। हम अब पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कानून साजी की जाए कि कोई ज़रूरी रकबे पे कॉलोनी ना बन सके जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है कौन तो हो जा फ़यकून, पास हो गया। इंसान जब वो काम करता है तो तजवीज़, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल हर चीज़ का सामना है। क्या इस मुल्क में कोई इंसाफ लेना, कोई काम करना आसान है? नामुमकिन है। यहाँ पे किसी को मुफ्त और बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। देखिए ना, मैं अगर जहाँ तक किसान की बात है, मैं आज तक उसको सही इंसाफ लेकर नहीं दे सका। बहुत सारी चीज़ों में हमने कुछ मराहत ली, बाद में वापस हो गई, कुछ ली फिर वापस हो गई, फिर ली फिर वापस हो गई, यानी ये सिलसिला चलता रहा है। सर आप तो यकजा ही नहीं हुए किसानों के लिए, आप तो ग्रुपों में तकसीम हो गए। नहीं, वो देखिए मैं आपको तो ग्रुपों में तकसीम हो मेरी गए, याद किसानों को सुनो। क्या हकूक दिलाएंगे? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे पता है, छोटा सा किसान हूँ मैं, मुझे पता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ये जिम्मेदार बैठे, इनसे पूछ लें, इनकी जमीन है। देखिए जहाँ तक मेरी याद सुनो, जहाँ तक नहीं पता है, आप ये जहाँ तक क्यों नहीं देते कि किसानों के लिए आसानियां पैदा की जाए, सीड सस्ती की जाए, पेस्टिसाइड जेली है, सीड जेली है, खाद जेली है, उसके हवाले से आप अच्छा। किसानों के लिए क्या किरदार अदा किया? ठीक है ना, अब आए रोज अखबार में आता है कि जी फलां दवाई पकड़ी कि किसान का मेरी फसल जल गई है, इसके लिए क्या किया आपने बताया? देखिए मैं आपको क्या करते हैं, उठा के डीलर से दवाइयाँ लेता है, स्प्रे करता है, फसल उसकी जल जाती है, फिर वो रो रहा होता है, बैंकों का डिफाल्टर वो होता है, उसके लिए आपने क्या किरदार अदा किया? सर उसी का मुकदमा हमने आज तक लड़ा जी, आज तक उसका मुकदमा से हट के नहीं, मैं आज भी मेरी यार सुनो, मेरी यार सुनो जी, मेरे ख्याल में मैंने अभी बात की है कि जिस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला सीड है जी, नंबर 1 इशू सीड है जी, नंबर 1 पे मैंने आते ही यहाँ पे बात की है कि हमें गंदम के सीड के लिए 10 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें कपास के सीड के लिए 1.5 से 2 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, इसके बगैर हम सर्टिफाइड सीड नहीं दे सकते। दुनिया में अगले दिन मुझे एक प्रोफेसर मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, वहाँ 100% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल होता है गंदम का, बाकी तमाम चीज़ों का। यहाँ पे पता क्या है जी, 10 से 15% पैदावार में कमी की वजह क्या है? रिसर्च नहीं है। देखिए ना, अब
मेरा एज ए किसान इत्तेहाद ये काम नहीं है। मैं अपने काम काम गिनवा देता हूँ आपको। GST के अलावा बाकी मैं रिसर्च के लिए आपके बात कर, NARC इस्लामाबाद वाला, अगर वहाँ पे कॉलोनी बन रही थी, वहाँ शेलिंग हमने बर्दाश्त की थी, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया था। वो ज़मीन किसानों को नहीं मिलनी थी, वो रिसर्च पे रहनी थी, वो हो गया था, हमने वापस ली। आपका मुल्तान सेंट्रल कॉटेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पुलिस को कब्ज़ा दे दिया गया, उस ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया गया। कोई साफ़ी नहीं उठा, कोई सियासतदान नहीं उठा, कोई नहीं उठा। हमने उसके लिए इस्लाम लाहौर जाके शेलिंग बर्दाश्त की। कब्जा नहीं हुआ था, बस वो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, कब्जा नहीं हुआ, कर्जा हो गया कब्जा था नहीं हुआ था सब में उनके। अगर जी नहीं मैं साफ़ी सर जो जंग आप सर जो आप लड़ सकते हैं मेरी, जो आपने कलम से, एक मिनट मेरी, जो आप कलम से लड़ सकते हैं ना, जिस हद तक आप लड़ सकते हैं उतनी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जितनी अचीवमेंट आप कैसे कर सकते हैं? पूरा मीडिया चेक करें, अखबार चेक करें। अच्छा, हमने जाके वहाँ पे लाहौर जाके प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अच्छा, वो ज़मीन उनको वापस भेजा, हमने वो ज़मीन वापस ली। 1400 एकड़ वो ज़मीन वापस ली, ये ज़मीन वापस ली। एक हाल बता जिसमें हम नाकाम रहे हैं। हमारा रिसर्च का बजट 50 साल से एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। 50 साल से हम पूरा शोर मचाने के बावजूद, मुख्तलिफ इदारा रिकमेंडेशन लेने के बावजूद, हम उसको 1% या 0.5 नहीं करवा सके। ये मेरी नाकामी है। ज़मीनें आबाद करें, ज़मीनें आबाद करें। और एक मेरी बात सुनो, और वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को बुला के जो इलाका वहाँ पे उसमें मॉडल फार्मिंग हो, वहाँ पे सीड उगा के काश्तकारों को वो बेहतर सीड दिया जी। देखिए उनके पास एक अच्छी मैनेजमेंट है, कब्जा दिलवा के नहीं वो उनके पास एक अच्छी मैनेजमेंट है, एक मुनज़्ज़म इदारा है। तो काम तो प्राइवेट सारे करेंगे, तो कौन क्या करेंगे जी? काम सारे देखिए मैं आपको करूँ आर्मी का क्या किरदार होगा? सर, देखिए ना, ज़मीन आबाद करने में हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है इस वक्त। देखिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता जी। नहीं, हम पॉलिटिकल, देखिए मेरी बात सुनो जी, ये नहीं, एक जमहूरी मुल्क है, हम कभी नहीं कहेंगे इसको जमहूरियत को डिरेल किया जाए पाकिस्तान जी। मुतालबा ना ही करें। थैंक यू।